आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेनियल सेल के बारे में, जिसे हम गैल्वेनी सेल भी कहते हैं या वोल्टी सेल भी कहते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेनियल सेल को हम वोल्टी सेल या गैल्वेनी सेल क्यों कहते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा होगा। देखिए, जो आपका डेनियल सेल होता है उसका निर्माण किया था आपके गैल्वेनी एक वैज्ञानिक थे और वोल्टा एक वैज्ञानिक थे। वोल्टा और गैल्वेनी ने मिलकर किसका निर्माण किया था? एक सेल का निर्माण किया था। इसलिए जो आपका डेनियल सेल है इसे हम वोल्टी सेल और गैल्वेनी सेल भी कहते हैं। जो आपका डेनियल सेल है ना, एक प्रकार का आपका विद्युत रासायनिक सेल है। कौन सा सेल है आपका? विद्युत रासायनिक सेल है। मतलब ये क्या करता है? ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस सेल का मुख्य कार्य क्या है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ओके, अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। देखिए, डेनियल सेल में हम दो प्रकार की छड़ लेते हैं या दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। एक लेते हैं हम जिंक का इलेक्ट्रोड और एक लेते हैं हम कॉपर का इलेक्ट्रोड। कितने इलेक्ट्रोड लेते हैं? दो इलेक्ट्रोड। एक लेते हैं जिंक का इलेक्ट्रोड और एक लेते हैं कॉपर का इलेक्ट्रोड। आप सभी जानते हैं जिंक भी एक धातु है, कॉपर भी एक धातु है। दोनों ही अधिक धातु है, लेकिन दोनों में से जो आपका जिंक है ना वो अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है वो? अधिक क्रियाशील है। और जो आपका कॉपर है वो कम क्रियाशील है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को जो त्यागने की प्रवृत्ति है वो जिंक की अधिक होती है कॉपर की तुलना में। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले जिंक का इलेक्ट्रोड बना लेते हैं और कॉपर का इलेक्ट्रोड बना लेते हैं। ओके, देखिए, जिंक का इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, किसी का भी इलेक्ट्रोड बनाना हो तो उसके आपको छड़ लेना है और उसकी छड़ को उसी के विलयन में डुबो देना है। अब हम बेसिकली किसका इलेक्ट्रोड बनाना है? जिंक का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिंक की छड़ लेंगे। ये मैं मान लेता हूं क्या हो गई आपकी जिंक की छड़ हो गई। और इस जिंक की छड़ को हम जिंक के विलयन में ही डुबो देंगे। और जिंक का जो मैं विलयन ले रहा हूं वो है हमारा ZnSO4 जिंक सल्फेट। ये बन गया आपका जिंक का इलेक्ट्रोड। मैंने जिंक की छड़ लिया और उसे जिंक के ही विलयन में क्या कर दिया? डुबा दिया। तो क्या बन गया हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड। उसी प्रकार से कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाना है तो हम क्या लेंगे? कॉपर की छड़ लेंगे। क्या लेंगे हम? आपके कॉपर की छड़ लेंगे। इस प्रकार से मैंने कॉपर की छड़ ले लिया और इस कॉपर की छड़ को इस कॉपर के विलयन में ही क्या करेंगे? डुबा देंगे। इस कॉपर की छड़ को कॉपर के विलयन में डुबा देंगे। और मैंने इसे किस यौगिक के विलयन में डुबा दिया? कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा दिया कॉपर की छड़ को। तो ये निर्मित हो गया कॉपर का इलेक्ट्रोड और ये हो गया जिंक का इलेक्ट्रोड। अब मैं क्या करूंगा, जिंक और कॉपर को हम एक तार के द्वारा, किसके द्वारा? एक तार के द्वारा गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। ये क्या है? आपका गैल्वेनोमीटर है। क्या है ये? आपका एक प्रकार से गैल्वेनोमीटर है। क्या है? आपका गैल्वेनोमीटर है। अब इस बात आती है गैल्वेनोमीटर का काम क्या रहता है। जो आपका गैल्वेनोमीटर रहता है ना, वो यदि हल्की सी भी धारा उत्पन्न होती है तो उसकी जानकारी हमें दे देता है। तो ये जो आपका जिस प्रकार से मीटर लगा रहता है ना, ये जो आपका मीटर लगा रहता है वो या तो इधर हो जाएगा या इधर होगा यदि चिन्नी सी भी धारा प्रवाहित होती है इस सेल में से। तो इस प्रकार से तार के द्वारा दोनों इलेक्ट्रोड क्या रहते हैं? आपस में जुड़े रहते हैं। अब क्या रहता है, यहाँ पर एक लवण सेतु लगा रहता है। क्या रहता है? एक सेतु लगा रहता है। ये देखिए, एक प्रकार से सेतु है और इस सेतु में आपका क्या भरा रहता है? लवण भरा रहता है। कौन सा लवण भरा रहता है? आपका केशिया भरा रहता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? लवण सेतु कहते हैं। और यहाँ पर एक आपका पेस्ट भरा रहता है। क्या भरा रहता है? यहाँ पर एक पेस्ट भरा रहता है जिसे हम क्या कहते हैं? आपका अगर पेस्ट। क्या कहते हैं? अगर अर्धयुक्त ठोस पेस्ट। अर्धयुक्त ठोस पेस्ट। ये जो आपको दिखाई दे रहे ना, यही क्या है? आपका अगर अर्धयुक्त ठोस पेस्ट। ये भरा रहता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, इस डेनियल सेल की संरचना हो गई। ये आप चित्र बनाएंगे, उसके बाद संरचना का वर्णन लिख सकते हैं कि इसमें हम एक जिंक की छड़ लेते हैं, कॉपर की छड़ लेते हैं, हम दोनों ही, और उन्हें अपने अपने विलयन में डुबा देते हैं। जैसे जिंक को जिंक सल्फेट के विलयन में, कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में। अब जिंक और कॉपर की छड़ को एक तार के द्वारा गैल्वेनोमीटर द्वारा क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। और दोनों ही पात्रों को क्या करते हैं? लवण सेतु द्वारा। किसके द्वारा?
लवण सेतु द्वारा जोड़ देते हैं। और ये जो लवण सेतु है ना उल्टे यू के आकार का होता है। देखिए उल्टे यू के आकार का है, तो ये उल्टे यू के आकार का एक सेतु होता है जिसे लवण सेतु कहते हैं। इसमें आपका केसियर भरा रहता है और अगर अगर अर्धयुक्त ठोस पेस्ट भरा रहता है। ओके, तो ये हो गया आपकी नाड़न की चित्र और ये हो गया इसकी संरचना का वर्णन। अब हम देखेंगे कि सेल आपका कार्य किस प्रकार से करता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये जो आपका जिंक है, क्या है आपका जिंक है। अब देखिए जिंक भी धातु है, कॉपर भी धातु है, दोनों इलेक्ट्रॉन का दान कर सकते हैं, लेकिन दान कौन करेगा, जिंक। क्यों, क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील है। तो जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करता है। किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाती है आपकी, देखिए जिंक है यहाँ पर आपका, उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया और Zn2+ बना लिया। यही क्या करता है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया क्षण पर, और 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर Zn2+ के रूप में कहां पर चल जाता है, आपके विलयन में चला जाता है। कहां पे चला जाता है, आपके विलयन में चला जाता है। तो ये जो Zn है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पे रख दिया और किसके रूप में, Zn2+ के रूप में यहां पर आ गया। अब क्या करते हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस तार के द्वारा कहां पर जाते हैं, आपके इस तार के द्वारा कॉपर की छड़ के पास जाते हैं। अब देखिए कॉपर क्या है, एक प्रकार की धातु है। अब धातु तो कभी इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं करती, मतलब ग्रहण नहीं करती, क्योंकि वो धातु सदैव दान करती है या त्याग करती है, ग्रहण तो करती नहीं इलेक्ट्रॉन को। तो क्या होता है, कॉपर की छड़ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करती। क्या होता है, देखिए जो आपका कॉपर सल्फेट है, CuSO4 का विलयन है, तो CuSO4 के विलयन में क्या होगा, आपका Cu2+ भी होगा और आपका SO4 2- भी होगा। तो क्या होता है, यहां से आपका जो Cu2+ है, यहां से जो आपका Cu2+ है वो यहां पर जाता है, Cu2+ यहां पर जाता है, और ये जो R 2 इलेक्ट्रॉन इन्हें ग्रहण कर लेता है। मतलब यहां पर कौन सी छड़ होती है, कौन सी अभिक्रिया होती है इस छड़ पर, जो आपका Cu2+ है वो इस विलयन में से इस छड़ पर जाता है, चले गया Cu2+ और इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और क्या बना लेता है, आपका Cu बना लेता है। अब देखिए ये जो Cu हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। देखो जिंक क्या है, ये छड़ है, तो ये क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा। अब देखिए जो Zn2+ है वो कहां पर चल गया, विलयन में चले गया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक्वस हो जाएगा। इसे क्या लिखेंगे, एक्वस, क्योंकि पानी में चल गया। उसी प्रकार से जो Cu2+ था वो कहां था, आपके पानी में था, अर्थात जल में था, तो इसे हम क्या लिखेंगे, एक्वस। अब ये जो आपका Cu2+ है वो यहाँ पर आया, 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया और क्या बना लिया, Cu बना लिया और क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया, यहाँ बचे रह गए और खुद Zn2+ के रूप में यहाँ गया। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड में गया। अब कॉपर तो धातु ग्रहण नहीं कर सकता, तो क्या होता है, यहाँ से Cu2+ आता है और वो क्या करता है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, यहाँ पर ग्रहण कर लेता है, Cu के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए बेसिकली इस वाले भाग में क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। इस वाले भाग में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का दान हुआ है, तो इस वाले भाग में ऑक्सीकरण हुआ है। जबकि इस वाले भाग में क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अपचयन हुआ है। तो ये वाली जो अभिक्रिया हो गई वो कौन सी अभिक्रिया हो गई, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है, यहाँ पर ग्रहण किया गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इस साइड में अपचयन हुआ है, तो इसे कहेंगे आप अर्ध अपचयन अभिक्रिया। इसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, अर्ध अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए ये है आपका संपूर्ण सेल है, ये आपका संपूर्ण डेनियल सेल है। अब ये हुआ सेल का आधा भाग, ये हुआ सेल का आधा भाग। इसीलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अर्ध अपचयन अभिक्रिया। अब यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है, तो ये कौन सा सेल कहलाएगा, आपका अर्ध ऑक्सीकरण सेल। ये वाला जो सेल है वो कौन सा सेल कहलाएगा, आपका अर्ध ऑक्सीकरण सेल कहलाएगा। जबकि ये वाला जो इसका आधा भाग बच गया सेल का, वो क्या कहलाएगा, अर्ध अपचयन सेल। कौन सा सेल कहलाएगा, ये वाला भाग अर्ध अपचयन सेल, जबकि ये वाला क्या कहलाएगा, अर्ध ऑक्सीकरण सेल कहलाएगा। अब एक बात देखना, देखिए
आपका इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहां से कहां हो रहा है, आपका हो रहा है जिंक के इलेक्ट्रोड से कॉपर के इलेक्ट्रोड की ओर किसका प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। और हम सभी जानते हैं क्लास 10th में, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिस दिशा में होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिस दिशा में होता है उसके विपरीत किसकी दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा होती है। तो जो आपकी विद्युत धारा की दिशा हो जाएगी वो किस ओर हो जाएगी, इस ओर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है धारा की दिशा। देखिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस ओर हो रहा है, मतलब धारा की दिशा इस ओर हो जाएगी। तो जो आपका धारा है वो किस ओर, कहां से कहां जाएगी, वो कॉपर के इलेक्ट्रोड से कहां जाएगी, जिंक के इलेक्ट्रोड की ओर। और जैसे ही धारा का प्रवाह होने लगेगा तो ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है ना वो इस ओर मुड़ जाएगा या फिर उस ओर मुड़ जाएगा। अब वो किस ओर मुड़ेगा उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो या आने वाले कुछ वीडियो के बाद चर्चा करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा और हमें मालूम चलेगी धारा उत्पन्न हो गई है। अब देखिए जो है आपकी धारा सदैव कहां से कहां जाती है, धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। अब धारा कहां से कहां जा रही है, कॉपर से जिंक की ओर जा रही है। मतलब ये कौन सा आपका टर्मिनल हो गया, धनात्मक, और ये कौन सा टर्मिनल हो गया आपका, ऋणात्मक टर्मिनल हो गया। कौन सा हो गया, ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि धारा हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है, धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर जाती है। अब धारा यहां से यहां जा रही है, मतलब ये होगा धनात्मक टर्मिनल, तभी तो यहां से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर जा रही है। तो इस कॉपर की का जो इलेक्ट्रोड इस पर कौन सा आवेश हो गया, धनावेश, और इस जो आपका क्या हो गया, ये आपका जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। अब देखिए हमेशा याद रखिएगा जिस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीकरण होता है, जिस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीकरण होता है उसे कहते हैं एनोड। तो बताइए ऑक्सीकरण कहां हो रहा है, इस जिंक की छड़ पे हो रहा है। तो इस जिंक की छड़ किसकी भांति कार्य करेगी, एनोड की भांति कार्य करेगी। किसकी भांति कार्य करेगी, एनोड की भांति कार्य करेगी। और ये जो आपकी किसकी छड़ हो गई, कॉपर की छड़ हो गई, वो किसकी भांति कार्य करेगी, कैथोड। क्योंकि कैथोड हम किसे कहते हैं, जहां पर क्या होता है, अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं, और जहां पर ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। तो देखिए एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस। डेनियल सेल में, डेनियल सेल की खासियत है कि एनोड पर, देखिए सामान्यतः तो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि एनोड पर धनात्मक आवेश होता है और कैथोड पर ऋणात्मक आवेश होता है। लेकिन डेनियल सेल में उल्टा होता है, क्या होता है, एनोड पर ऋणात्मक आवेश होता है और कैथोड पर धनात्मक आवेश होता है। क्यों होता है आप सभी जान चुके हैं। ओके, तो ये हो गई आपकी बेसिक बात। तो ये तो हो गया आपकी अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया अर्ध सेल के लिए, ये हो गया आपकी अर्ध अपचयन अभिक्रिया अर्ध सेल के लिए। लेकिन यदि मुझे क्या निकालना हो, कुल अभिक्रिया निकालना हो, तो कुल अभिक्रिया निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा। तो क्या हो जाएगा आपका, जिंक गिव्स यू जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Cu है। अब क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे दोनों को, तो हमारी कुल अभिक्रिया निकल जाएगी। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड में, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड में, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब इस साइड में क्या बच, ये एरो का निशान जैसे वैसा लगा दीजिए। इस एरो के इस तरफ जो भी उसे लिख दीजिए, जिंक प्लस Cu2+ है, जिंक Cu2+ तो लिख दिया। इस साइड में क्या है, Zn2+ प्लस Cu। हाँ, यदि ऐसा रहता कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर रहते तो अब आप निकाल सकते हैं, अब आपको यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन लिखना रहता। लेकिन इस जो आपका 2 इलेक्ट्रॉन थे वो कहां पर थे, यहाँ पर थे। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये निकल गई हमारी कुल अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया निकल गई, हमारी कुल अभिक्रिया निकल गई, कुल सेल अभिक्रिया निकल गई। ओके, तो ये हो गया आपकी अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये हो गया आपकी अर्ध अपचयन अभिक्रिया, और ये हो गया आपकी कुल अभिक्रिया। अब आप सोच रहे होंगे एक बात कि लवण सेतु का काम क्या है, इसे बस क्या हमने ऐसे रखे, नहीं जी। देखिए अब हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले, लवण सेतु के कार्य के बारे में। लवण सेतु का जो सबसे पहला कार्य है वो है आपके परिपथ को पूरा करना। देखिए किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, इस साइड में गए, यहां आए। अब धारा का प्रवाह तभी हो पाता है जब परिपथ पूरा होता है। अब यदि मान लो एक बात के लिए कि यहाँ पर आपका ये जो है आपका लवण सेतु नहीं रहता, तो क्या परिपथ पूरा हो पाता, नहीं हो पाता। और यदि परिपथ पूरा नहीं होता है तो धारा का प्रवाह भी नहीं हो पाता। अर्थात ये धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार है। जो लवण सेतु किसके लिए जिम्मेदार है, धारा प्रवाह के कारण। क्योंकि धारा प्रवाह के लिए परिपथ को पूरा होना, और परिपथ में देखो ये क्या है, हमारा संपूर्ण परिपथ ही तो है। संपूर्ण परिपथ क्या होगा हमारा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इधर गया,
इसके द्वारा ग्रहण हुआ और लवण सेतु के द्वारा ऐसा परिपथ आपका पूरा हो गया। अब पता है यदि लवण सेतु नहीं रहता, परिपथ तो अधूरा रह जाता। तो इसका जो सबसे पहला काम है वो क्या है कि विद्युत परिपथ को क्या करता है, पूरा करता है, परिपथ को पूरा करता है। इसका पहला कार्य होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे कार्य के बारे में। देखिए दूसरा कार्य क्या है कि ये किसे बनाए रखता है, विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। किसे बनाए रखता है, विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। अब वो कैसे, उसे हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या होता है, यदि मैं बात करूं जो आपका जिंक है, यहां पर क्या होता है, आपका जिंक रहता है यहां पर। अब जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है और Zn2+ के रूप में यहां पर आ जाता है। Zn2+ के रूप में यहां आ जाता है और उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, Zn2+ के रूप में आ गया, और उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, Zn2+ के रूप में आ गया, और उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, Zn2+ के रूप में आ गया। अब कुछ समय पश्चात ये प्रक्रिया, बहुत देर के पश्चात क्या होगा कि यहां पर Zn2+ की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाएगी, इतनी अधिक बढ़ जाएगी, Zn2+ धनावेश है तो धनावेश की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि अब यदि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर यहां पर आना भी चाहे तो ये यहाँ क्या धनावेश की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है, तो ये वाला जो धनावेश है, जो आने वाला धनावेश है, उसे बोलेंगे नहीं तू मत आ, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत है। तो आपका Zn2+ यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा। अब देखिए उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, देखिए यहाँ पर आपका Cu2+ है, SO4 है। यहाँ पर आपका Cu2+ है, SO4 है, SO4 है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या है आपका Cu2+ है। अब देखिए क्या हो रहा है, इन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए Cu2+ आते जा रहा है, ये गायब हो गया। Cu2+ फिर आया, फिर ये गायब हो गया, फिर Cu2+ आया, फिर एक गायब हो गया, फिर Cu2+ आया, फिर एक गायब हो गया। अब देखिए क्या है आपका, इसी प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए Cu2+ आते जाएंगे। अब इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर देखिए ऋणावेश की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी। किसकी मात्रा अधिक बढ़ जाएगी, ऋणावेश की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी, जिससे कि एक ही धनावेश बचेगा और इतने सारे ऋणावेश है। अब यदि 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये जो है ना, एक जो आपका Cu2+ बचा है, इसे जितने भी ऋणावेश है वो क्या कर लेंगे, आपस में पकड़ लेंगे, क्योंकि ऋणावेश के मध्य क्या होता है, आकर्षण। तो ये वाला Cu2+ यहाँ पर जा ही नहीं पाएगा क्योंकि ऋणावेश की संख्या बहुत अधिक है। तो यहां से ना ही Zn2+ यहाँ पर आ सकता है क्योंकि धनावेश पहले ही बहुत बढ़ गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के Zn2+ के रूप में आ नहीं सकता, प्रतिकर्षित करेंगे। और नहीं यहाँ पर इन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए Cu2+ यहाँ पर आएगा क्योंकि ऋणावेश ने उसे अच्छी तरह से पकड़ लिए, धनावेश की मात्रा कम हो गई। पहले जितने धनावेश उतने ऋणावेश थे, लेकिन प्रक्रिया बार बार होने के कारण Cu2+ इतने कम हो गए, SO4 इतने बढ़ गए कि अब ये नहीं जा सकते। तो अब तो ये आपकी क्या होगी, जो डेनियल सेल की अभिक्रिया वो तो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। देखिए यदि क्या हो, अपने प्राकृतिक रूप से यदि सेल खत्म हो गए, प्राकृतिक रूप से यदि सेल खत्म हो गए तो ठीक है, लेकिन यदि इन कारणों से हुआ तो ये ठीक नहीं है। तो अब इस प्रॉब्लम को सुधारता कौन है, तो इस प्रॉब्लम को सुधारता है हमारा हीरो लवण सेतु। देखिए लवण सेतु क्या करता है, यहां से आपका क्या भेजता है, Cl को क्या भेजता है, वो यहां पर भेजता है इस विलयन में। तो क्या होता है, यहाँ जो आपका Zn2+ है, हाँ, तो ये Zn2+ के साथ आपका 2Cl- अभिक्रिया कर लेता है और क्या बना लेता है, ZnCl2 बना लेता है। इसी प्रकार से क्लोरीन आते जाते और वो जितने भी Zn2+ है उन सबके साथ क्या बना लेता है, यहाँ पर ZnCl2 बना लेता है। और एक बात याद रखना, जो ZnCl2 है ना, वो क्या होता है, आपका अवक्षेप होता है। क्या होता है, अवक्षेप होता है, जो कि नीचे तली में जाके बैठ जाता है। क्या होता है, नीचे तली में जाके बैठ जाता है। अब देखिए जैसे Cl आया तो इसने Zn2+ के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लिया, ZnCl2 बना लिया। अब क्या होगा, ZnCl2 तो अवक्षेप है, वो नीचे जम जाएगा। अब यहाँ पर Zn2+ की मात्रा कम हो गई। अब यदि Zn2+ की मात्रा कम हो गई है तो जिंक और 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके वापस यहाँ पर आ सकता है, मतलब सेल अभिक्रिया वापस स्टार्ट होगी। उसी प्रकार से जो आपका K है ना, वो यहाँ पर जाता है और SO4 किसके साथ अभिक्रिया करके, 2K+ के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, K2SO4 बना लेता है। और K2SO4 भी क्या है, एक प्रकार से अवक्षेप है, निक्षेप है, जो कि क्या हो जाता है, तली में बैठ जाता है।
किस में बैठ जाता है, तली में बैठ जाता है। तो इस तली में क्या होगा, आपका K2SO4 नीचे की ओर बैठ जाएगा। अब देखिए पहले ऋणावेश की मात्रा बहुत अधिक थी, लेकिन जो आपका पोटेशियम था वो आया हीरो की तरह और किससे भी क्या कर लिया, SO4 माइनस जितने भी यहाँ पर क्या थे आपके माइनस थे उन सबके साथ क्या कर लिया, अभिक्रिया कर लिया और K2SO4 बना के नीचे बैठ गया। अब आसानी से जो 2 इलेक्ट्रॉन भेजा है जिंक ने उसे वो Cu2+ आके क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। और इस प्रकार से हमारी अभिक्रिया चलते जाएगी, हम विद्युत धारा प्राप्त करते जाएंगे। तो एक प्रकार से क्या, विद्युत उदासीनता को बनाए रखना है। तो इसके 2 कार्य होगा, पहला परिपथ को पूरा करता है, विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें एक बात सीखनी है, सेल निरूपण। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल निरूपण। आप इस चैप्टर में जितने भी सेल पढ़ेंगे उन सभी सेलों का आपको क्या करना है, सेल निरूपण करना है। ओके, तो देखिए सेल निरूपण करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एनोड को लिखिए, ये आपके एनोड की छड़ है, एनोड लिखिए। उसके बाद यहाँ क्या लिखिए, कैथोड की छड़ है। कैथोड आपके राइट हैंड साइड में, इसलिए इसे भी हमने राइट हैंड साइड में लिखा। एनोड आपके लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए भी इसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा। अब देखिए एनोड पर कौन सा आवेश है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लिख दीजिए। कैथोड पर कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है, तो यहाँ पर प्लस लिख दीजिए। अब देखिए एनोड और कैथोड को कौन पृथक कर रहा है, ये आपका लवण सेतु पृथक कर रहा है। तो यहाँ पर क्या बना दीजिए, इस प्रकार का लवण सेतु है। इससे हम किसको दर्शाते हैं, लवण सेतु को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से क्या बना दीजिए, लवण सेतु। अब देखिए एनोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, एनोड पर यही तो हो रहा है कि आपका जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है और Zn2+ के रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो बस हमें क्या करना है, जिंक लिखना है, एक ऐसा सीधा डंडा खींचना है, सीधी लाइन खींचना है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिख देना है, Zn2+ लिख देना है। बस इसकी जगह पे आपको एक लाइन खींचना है और इधर जो भी है उसे लिख देना है, बस इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से कैथोड में क्या हो रहा है, कैथोड पे आपका जो आपका Cu2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना रहा है, आपका Cu बना रहा है। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, जो आपका Cu2+ है, इलेक्ट्रॉन को नहीं दर्शाना है, एरो के स्थान पे क्या लगा देना है, सीधी लाइन खींच देना है और क्या लिख देना है, हमें Cu लिख देना है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, Cu लिख दिया। तो इस प्रकार से करते हैं आपका सेल निरूपण। एनोड लेफ्ट हैंड साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड लिखो, क्या तो राइट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में लिखो। अब देखिए एनोड पे कौन सा आवेश है, माइनस है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया। कैथोड पे कौन सा आवेश है, धनावेश है, तो यहाँ पर धनावेश लिख दिया। अब एनोड और कैथोड को कौन पृथक कर रहा है, लवण सेतु। तो लवण सेतु हमने बीच में बना दिया, लवण सेतु को हम 2 सीधी लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब एनोड पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है उसे लिख दीजिए, बस 2 इलेक्ट्रॉन को आपको नहीं दर्शाना है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं दर्शाना है और जो एरो है, एरो के स्थान पे आपको एक सीधी लाइन का उपयोग करना है। तो आज के वीडियो में हमने डेनियल सेल क्या होता है, डेनियल सेल की संरचना, इसका वर्णन, इसकी कार्यविधि, सेल निरूपण, लवण सेतु के कार्य सभी को विद कॉन्सेप्ट के साथ समझा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जो बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।